ओके तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको दो कॉन्सेंट्रिक सेल्स दिए हुए हैं, एक का रेडियस R1 मान लो और सेकेंड का रेडियस R2 है। ओके, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है और ये आपको बोल रहा है कि Q1 बाई R1 इज लेस दैन Q2 बाई R2, ये आपको दिया हुआ है। आप देखो इसका कहाँ ज़रूरत पड़ेगा, Q1 Q2 पॉजिटिव चार्ज हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस R। ड्रा ग्राफ for E as a function of R, for of course R वेरी करेगा 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके लिए आपको ग्राफ बनाना है नॉर्मल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए केस 1 लेकर के चलता हूँ। केस 1 में मान लो कि हमने गॉसियन सरफेस बनाया है। दिस इज आवर गॉसियन सरफेस, डॉटेड वाला जो है सेल, दिस वन इज गॉसियन सरफेस एंड सपोज दिस रेडियस इज स्मॉलर। हाँ, तो इफ़ यू अप्लाई दिस E डॉट ds, सो दिस विल बिकम 0, क्योंकि यहाँ पर चार्ज इनक्लोज्ड 0 है। चार्ज जितना भी है वो इसके बाहर है, Q1 भी इस सेल के बाहर है जो हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है, उस गॉसियन सरफेस के बाहर है, और Q2 भी गॉसियन सरफेस के बाहर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि Q इनक्लोज्ड यहाँ पर कितना हो गया, जो आप बोलते हो Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q इनक्लोज्ड 0 हो जा रहा है बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, मतलब कि Q इनक्लोज्ड 0 है, सो दिस टर्म विल कम 0 एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो यहाँ पर E क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या आ जाएगा कि 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया तो है, हमने स्फेरिकल सरफेस एरिया लिया है, तो सरफेस एरिया कैन नॉट बी 0, बट इफ़ द RHS इज 0 दैट मीन्स कि E मस्ट बी 0। ये केस 1 हुआ। ये कब तक होगा, फॉर R लेस दैन R1, दिस इज द केस। केस 2 आ जाओ, R ग्रेटर देन इक्वल टू R1 एंड लेस देन इक्वल टू R2, लेस देन ही रखोगे। दिस इज योर केस 2। R2 से छोटा है R, बट R1 से बड़ा है, तो ऑफ कोर्स गॉसियन सरफेस विल बी समवेयर लाइक दिस फॉर केस 2। तो अब फिर से ध्यान दो, इसके लिए अगर जो हम लोग करते हैं E डॉट ds, हमारे इस गॉसियन सरफेस का काम खत्म हो गया। सो नाउ दिस इज आवर R। सेकेंड केस के लिए चल रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड, फिर से हम लोग कहेंगे बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q इनक्लोज्ड कितना है, देखो जो सेल 1 पर, सेल 1 जिसका कि रेडियस R1 है, उस पर जो चार्ज है वही केवल इनक्लोज्ड है। Q2 है वो तो इस सेल से बाहर है, तो हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या आएगा, E डॉट ds है, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स E विल बी कांस्टेंट, क्योंकि ध्यान से देखो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस चलते यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्मली होगा एंड इट विल बी कांस्टेंट एट रेडियल डिस्टेंस स्मॉलर। तो कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर कर लेंगे। ds का इंटीग्रेशन होगा कितना, 0 से 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर क्यों, कंप्लीट स्फेयर, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिए हैं तो स्फेयर का पूरा सरफेस एरिया जैसा हम लोग जानते हैं। सो दिस इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आ गया E का वैल्यू कितना आ जाएगा, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये केस 2 के लिए हुआ। अब केस 3 के लिए हम लोग देखते हैं। केस 3 ले लेते हैं। केस 3 क्या होगा, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू R2। R2 से मतलब कि नाउ दिस गॉसियन सरफेस एज, हम लोग इसका काम हमारा हो गया। अब हम लोग इधर कहीं गॉसियन सरफेस ले रहे हैं आउटसाइड। अगेन हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले रहे हैं और इसकी रेडियस R हो गई, ठीक है। तो
इसके लिए ध्यान देना, जब ये गॉसियन सरफेस कंसीडर करोगे तो क्या होगा, Q1 और Q2 दोनों चार्जेज इंक्लोज हो जाएंगे। Q1 एंड Q2 बोथ चार्जेज विल बी इंक्लोज्ड। तो हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, E डॉट ds इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। अगेन क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग यहाँ पर दिया नहीं, लेकिन ये माइंड में रखो कि स्फेरिकल सेल हम लोग लिए हैं, कंडक्टिंग सेल लेकर के चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट पॉइंट इज दैट कि दिस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और हम लोगों ने जो गॉसियन सरफेस लिया है वो भी स्फेरिकल सिमेट्रिकल लिया है, ऑल दीज आर कॉन्सेंट्रिक, एंड देयरफॉर वी विल से व्हाट, कि यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट एट एनी पॉइंट, एंड देयरफॉर E विल कम आउट इंटीग्रेशन ऑफ ds 0 से 4 पाई r स्क्वायर तक के लिए इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आ गया क्या, E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू, ये 0 से फिर से वही, LHS का लिमिट कहीं चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो पूरे में सेम रह रहा है ना, इक्वल टू Q इनक्लोज हो गया, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हो जाएगा, बस E का वैल्यू आ गया, ये तो 4 पाई r स्क्वायर नीचे चला गया, तो Q1 प्लस Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ध्यान दो, ये आपको टर्म दिया था, ऑफकोर्स ग्राफ ड्रॉ करने में आपका यूज पड़ेगा, बट अदरवाइज इट हैज़ नो मीनिंग, हमारे कैलकुलेशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हम लोग ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो सी y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखता हूँ, x एक्सिस पर आपका रेडियस है, तो क्या है, अप टू r1, ये वैल्यू 0 है, ध्यान देना, अप टू r1 पहला केस 0 है, r1 पर जाकर ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहा है, कितना, ये हो गया Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बस। तो इसको हम लोग k Q1 भी लिख सकते हैं, k Q1 बाई r स्क्वायर, r1 स्क्वायर हो गया, और यहाँ से फिर ये डिक्रीज करते हुए जाएगा 1 बाई r स्क्वायर। कब तक डिक्रीज करेगा बताओ, दिस विल डिक्रीज अप टू r2, r2 पर फिर से बढ़ेगा, और ध्यान देना इसका पॉइंट क्या है जो हमने दिया था, मतलब कि ये जो लेंथ है उससे ज़्यादा ये लेंथ होगा, क्यों, क्योंकि Q2 बाई R2 इज ग्रेटर है, तो ये होगा k Q2 प्लस Q1 बाई R स्क्वायर, सॉरी R2 स्क्वायर। और अब यहाँ से वैसे ही लाइक दिस, तो अगेन E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर, यहाँ भी E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज आवर कंप्लीट ग्राफ फॉर दिस प्रॉब्लम। तो आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है विथ लाइन चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा, मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है, और ये y एक्सिस से क्रॉस कर रहा है फ्रॉम पॉइंट 0 L/2 0, एंड इट इज पैरेलल टू z एक्सिस, y एक्सिस से क्रॉस कर रहा है पैरेलल टू z एक्सिस, एंड इन xz प्लेन देयर इज अ रेक्टेंगुलर सीट। रेक्टेंगुलर सीट का डायमेंशन आपको दिया हुआ है, फ्रंट लेंथ आपको दिया है √3 एंड विड्थ दिया हुआ है L, ये √3L है, विड्थ है L, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस रेक्टेंगल के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगल ड्यू टू दिस लाइन चार्ज ऑफ वायर ऑफ लाइन चार्ज, सॉरी। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखो, अगर इस फिगर को, एंड ऑफ कोर्स इट इज गिवन द सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ज्योमेट्री जो भी कहो, सेंटर ऑफ मास ऑफ द दिस सीट, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सीट इज लाइंग एट द ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऑरिजिन पर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, हाउ विल सॉल्व दिस। तो आप ध्यान से देखो, अगर हम लोग इस जेड एक्सिस के साइड से देख रहे हैं, इफ़ यू आर लुकिंग, अगर इस तरह से हम लोग देख रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा, आपको √3L लेंथ का एक लाइन दिखेगा, और इसका विड्थ जो है ये पार्ट आपको नहीं दिखने वाला है, L अंदर चला गया, ठीक है। दिस इज √3L,
और फिर दिखेगा कि l/2 हाइट पर, यहाँ से इसके मिडिल से l/2 हाइट पर, मिडिल से l/2 हाइट पर आपको दिखेगा कि एक डॉट मतलब कि वायर क्रॉस कर रहा है, यही दिखेगा। तो पॉइंट इज़ दैट कि वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस एंगल, कि ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है। तो ध्यान से देखो, ये √3l है, तो दिस विल बिकम √3l/2, और ये l/2 है, तो ये एंगल कितना हो गया बताओ। हम लोग tan थीटा अगर देखें तो इसको थीटा दे देता हूँ, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, √3, है ना। मतलब कि थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो गया, दिस इज 2π/3, 120 डिग्री। आ रही बात समझ में। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये √3/2 से या 2π/3 से हमें मतलब क्या है कि ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाने वाले हैं। गॉसियन सरफेस ये है, ध्यान देना, ये हमारा इसका लेंथ, ये सिलिंड्रिकल है गॉसियन सरफेस, और इसका लेंथ अंदर में है, इस प्लेन, और ये जो आपका बोर्ड का प्लेन दिख रहा है उस प्लेन के अंदर की तरफ है इसका लेंथ। और लेंथ हम लोग कितना कंसीडर कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग लेंथ l। तो इसके लिए आप ध्यान से देखो, अगर जो हम लोग गॉस लॉ लगाने जाएं, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। और आप ध्यान से देखो तो ये लेंथ l है, रेडियस इसका l है। तो ये सीट है, हाउ मच लेंथ इज कवरिंग, ये जो डॉटेड पार्ट वाला देखो, ध्यान से देखो, ये जो डॉटेड पार्ट मैं दिखाया हूँ उससे जो ही फ्लक्स जाने वाला था, नाउ इट विल क्रॉस दिस रेक्टेंगुलर सीट। जो इस डॉटेड पार्ट से फ्लक्स क्रॉस करने वाला था, आप कह सकते हो कि अगर AB इसको मैं नाम दे दूँ, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आर्क AB के थ्रू, आर्क लेंथ AB इंटू और लेंथ L के थ्रू जो फ्लक्स पास करने वाला था, दैट फ्लक्स विल पास थ्रू दिस रेक्टेंगुलर सीट। तो जितना फ्लक्स इसके थ्रू था, AB के थ्रू, उतना ही फ्लक्स AB, ये आपको जो लेंथ दिख रहा है रेक्टेंगुलर सीट, उसके थ्रू अब जाएगा। तो कितना होगा, तो सी सिलेंडर का ये 1/3 कवर कर रहा है। आप ध्यान से देखो तो 2π/3 ये क्या है, सिलेंडर का 1/3 एरिया को कवर कर लिया। एरिया जैसे ध्यान दो, इससे मैंने ऐसा बनाया है कुछ, ध्यान देना, इट्स लाइक दिस। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करना कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर हम लोग नहीं बनाएंगे, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। 3D में बनाया हुआ फिगर, तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा हेजी हो जाएगा सारा चीज़, तो मैं यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सिलेंडर है, ध्यान देना, इसका लेंथ अंदर में है, ठीक है। तो इस सिलेंडर का 1/3 एरिया कवर कर रहा है, कौन, दिस रेक्टेंगुलर सीट, एंड देयरफॉर फ्लक्स विल बी ऑल्सो 1/3 कवरिंग। तो सिलेंडर के थ्रू हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे, तो फ्लक्स थ्रू फाई सिलेंडर कितना होगा बताओ, इक्वल टू क्या बोलेंगे, क्यू इनक्लोज। तो क्यू इनक्लोज कितना है बताओ, क्यू इनक्लोज लैम्डा इंटू एल, एल लेंथ है, एल लेंथ को कवर कर रहा है, तो लैम्डा इंटू एल, क्यू इनक्लोज हो गया बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका 1/3 जो है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 1/3 फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू दिस रेक्टेंगुलर सीट। तो फाई सीट इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा L/3 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह का क्वेश्चन आप देखोगे, सेम लगभग फिगर सेम रहेगा, जस्ट विथ सम डिफरेंट डाटा, इसी की तरह से लेकिन थोड़ा सा अलग डाटा लेकर के IIT ने एक क्वेश्चन पूछा है। आप उसको थोड़ा ट्राई करोगे, आंसर विल बी लाइक दिस क्वेश्चन ओनली, ठीक है। आंसर कुछ ऐसा ही, आपको सिमिलर ही आंसर मिलने वाला है। आई बिलीव कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, ध्यान देना, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, और इस पर चार्ज डेंसिटी रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस पर रो है, इसकी रेडियस कैपिटल R दी हुई है, और बोल रहा है कि इससे एक R डायमीटर का एक कैविटी क्रिएट किया गया। ध्यान देना, नॉन कॉन्सेंट्रिक कैविटी है, R डायमीटर का, बाकी आपका पोर्शन जस्ट का तस है, ठीक है, नो चेंज। तो आपसे पूछ रहा है, ये पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मतलब कि आपको एज ए निकालना है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी। और
ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सो दैट या प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कैविटी विल बी यूनिफॉर्म। या आप हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये यूनिफॉर्म आता है। तो हो सकता है आईआईटी में इस पर बेस्ड आपको मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कैसे बनेगा, ध्यान दो। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट P ले लेंगे। वी विल टेक सम आर्बिट्ररी पॉइंट P एट रेडियल डिस्टेंस R, यहाँ से R डिस्टेंस पर है, और कैविटी से कुछ हम लोग डिस्टेंस x मान लेते हैं, x डिस्टेंस पर है, ओके। ध्यान देना, हम लोगों ने कोई आर्बिट्ररी पॉइंट P कंसीडर किया है विच इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम दिस लार्ज सेल, और ये जो कैविटी है उससे डिस्टेंस x पर है, उसके सेंटर से डिस्टेंस x पर है। तो समझो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली कि इसको जैसा प्रोसेस कर रहा है। ध्यान देना, हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, इट फॉलोज द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि पूरे बड़ा वाला जो आपका स्फेयर है, इस स्फेयर के कारण पॉइंट P पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और जैसा कि इस कैविटी को क्रिएट करने के लिए आपने क्या किया, ये स्फेयर को बाहर किया, एक्सट्रैक्ट किया, बाहर निकाला है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसके कारण, इस स्फेयर के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम लोग निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन ए वेक्टर फॉर्म, एंड दैट विल गिव यू द आंसर। तो हम लोग वही करने वाले हैं, ध्यान दो। तो E1 हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a sphere of रेडियस R का जो स्फेयर है। तो ये कितना होगा बताओ। हम लोग पढ़े थे कि सॉलिड स्फेयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या था याद करो, रो R/3/0। आई बिलीव कि यू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन भी रेडियल के लॉन्ग होगा। अब E2 लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमूव्ड पार्ट। ये जो रिमूव्ड पार्ट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग E2 मान करके चल रहे हैं। तो E2 का वैल्यू कितना होगा बताओ। तो दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस रो, ध्यान देना, सॉरी, रो x/3/0, ओके। रो x/3/0 ये उतना होगा। तो अब ध्यान देना, हमने क्या बताया, अगेन फिर से समझो कंसेप्ट। हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉलिड जो बड़ा वाला सॉलिड स्फेयर उसके कारण निकाला यहाँ पर, और हमने इस बड़े वाले सॉलिड स्फेयर से छोटा वाला सॉलिड स्फेयर हटा लिया है। तो मतलब कि E2 को हम लोग क्या करेंगे, उससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर ये छोटा वाला सॉलिड स्फेयर प्रेजेंट रहता तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स्ट्रा रहता है यहाँ पर, लेकिन इसको निकाल लिए हमने, एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो हम लोग EP क्या लिखेंगे बताओ, EP इज इक्वल टू E1 - E2, ओके। अब करके देखो तो ρ/3/0 बाहर आ गया, और ये हो जाएगा R - x। अब ध्यान से देखो, x वेक्टर इधर था, ये R वेक्टर था, और आपके x वेक्टर था, तो -x किधर हो गया, ये आपका R/2 वेक्टर है, ध्यान देना। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, फ्रॉम द फिगर वी कैन से क्या, R/2 प्लस x इक्वल टू स्मॉल r। तो हमें R - x चाहिए, ध्यान देना। यहाँ पर मैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से चल रहा हूँ, ध्यान देना। एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर है, और दिस इज इक्वल टू रिजल्टेंट स्मॉल r। तो ट्रायंगल लॉ से मैं चल करके लिखा हूँ। तो R - x इक्वल टू नथिंग बट R/2 वेक्टर। सो दिस विल बिकम इक्वल टू ρ/3/0। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान दो, हमने पॉइंट P आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था, बट इट इज डिपेंडिंग अपॉन ओनली द पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द लार्ज सॉलिड स्फीयर एंड द कैविटी। इसके बीच में जो डिस्टेंस है बस उस डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, और उसका डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, नथिंग एल्स।
रिगार्डलेस ऑफ द पॉइंट पी. पॉइंट पी मैंने आर्बिट्ररी लिया था, स्मॉल आर स्मॉल एक्स. इट कैन बी एनी वैल्यू, इट कैन बी एनी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द पॉइंट टेकन. ठीक है, बट आंसर इज कमिंग आर बाई टू ऑलवेज. आंसर इज ऑलवेज आर बाई टू. मतलब क्या हो गया, ई पी इज हमारा प्रूव्ड हो गया कि ई एट पॉइंट पी इज कांस्टेंट. वी कैन से कि ई पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ R and X. It only depends upon the line joining, vector line joining center of a sphere to center of cavity. Vector joining center of a sphere to center of cavity. ओके. तो अगर जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ड्रॉ करें, जब ये फिगर यहाँ पर मैं ये वेक्टर को हटाता हूँ तो क्या होगा, इट इज ऑलवेज लाइक दिस. कहीं पर लो तो इससे प्रूव्ड क्या हो गया कि इट इज यूनिफॉर्म. अब कहोगे सर आपने ये कैसे मान लिया, तो ध्यान दो आर बाई टू, यहाँ से इस पॉइंट का डायरेक्शन यही तो है ना, तो हर एक पॉइंट पर तो सेम ही डायरेक्शन होगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट आ रहा है पॉइंट पी के रिगार्डलेस. तो हम लोग कह सकते हैं कि ई इनसाइड कैविटीज इज यूनिफॉर्म. ठीक है, मतलब कि ध्यान दो यहाँ पर अगर जो हम लोग प्रोजेक्टाइल करें तो आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, प्रोजेक्टाइल पर बेस्ड क्वेश्चन अब यहाँ पर बनाया जा सकता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है. ठीक है, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज यूनिफॉर्म देयरफॉर वी कैन अप्लाई द, क्योंकि आप याद करो प्रोजेक्टाइल में सेम कंसेप्ट आता था क्या कि फोर्स ऑन द प्रोजेक्टाइल मस्ट बी कांस्टेंट. अगर जो कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो कर रहे हैं तो उस पर अगर फोर्स कांस्टेंट है देन ओनली वी कैन से द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी द प्रोजेक्टाइल. एंड दिस इज लाइक सेम, क्योंकि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन भी सेम है. कांस्टेंट फोर्स मीन्स व्हाट, दिस मस्ट बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट इन डायरेक्शन. और यहाँ पर दोनों चीज़ आ रही है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो चार्ज क्यू दोगे तो क्यू इंटू ई विल बी कांस्टेंट एंड डायरेक्शन कांस्टेंट है, सेम है ऑलवेज. तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला लगाया जा सकता है. ओके, हालांकि अगले स्लाइड में हम लोग ये चीज़ को देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर सकते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हॉलो स्फेयर दिया हुआ है, हॉलो स्फेयर, इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, इसके रेडियस आर है. आपसे पूछ रहे हैं कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू दिस. ध्यान देना ये आपका हॉलो स्फेयर है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ पर थीन हम लोग एक सिलिंड्रिकल यहाँ पर, सॉरी सिलिंड्रिकल कह रहा हूँ, एक रिंग बनाएंगे. विल टेक अ रिंग, अ स्मॉल रिंग. क्वेश्चन क्या है फिर से समझ लेना. क्वेश्चन बोल रहा है कि हेमिस्फेरिकल सेल दिया हुआ है आपका, हेमिस्फेरिकल सेल ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर. तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस सेल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक थीटा एंगल पर ध्यान देना, सपोज दिस एंगल इज थीटा पर,
हमने डी थीटा लेंथ का, तो इसकी थिकनेस कितनी हो गई, ये थिकनेस कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, ठीक है। और लेंथ कितना है, आप इसको, ये मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, इसको मान लो मैं y दे देता हूँ, तो डी ए कितना हो जाएगा, डी ए, दिस इज एरिया ऑफ रिंग, तो डी ए इक्वल टू हो गया 2 पाई y इंटू आर डी थीटा, और y कितना है ध्यान देना, ये आपका रेडियस r है तो r साइन थीटा, y इक्वल टू r साइन थीटा, तो 2 पाई r साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, सो दिस इज योर डी ए। अब ध्यान दो, रिंग के कारण हम लोग उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हैं, ई एक्स कितना होता था याद करो, हम लोग ये डिस्टेंस x ले रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ से ये डिस्टेंस x है हमारा, तो ई एक्स कितना होता था, आपको ये याद रखना होगा, के क्यू एक्स बाई में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और अगर जो इसके रेडियस, और ध्यान देना यहाँ पर ये नहीं तो हम लोग आर क्यूब कह सकते हैं, ठीक है, दिस इज योर आर, ये स्लेंट वाला हाइट है, हाइपोटेन्यूज जो कह सकते हो, तो डी क्यू कितना हो गया, और क्यू के जगह हम लोग डी क्यू यहाँ यूज करेंगे, डी क्यू कितना होगा, तो सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है, तो हमारा डी ई एक्स ये हमारा डी ई एक्स हो जाएगा इक्वल टू के डी क्यू सिग्मा इंटू डी ए का वैल्यू डालता हूँ तो 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये के डी क्यू और एक्स कितना है ध्यान देना, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा बाई में आर क्यूब, तो ई टोटल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स, कहाँ से कहाँ तक करोगे, ये 0 से हम लोग 90 तक के लिए करेंगे, 0 से π/2, सो दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना आर क्यूब कैंसिल हो गया, के पाई सिग्मा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, डी थीटा 0 से π/2, सो दिस इज इक्वल टू के सिग्मा पाई माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 0 से π/2, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, कॉस π/2 करोगे, यहाँ पुट करोगे तो माइनस ऑफ -1 माइनस माइनस को बाहर कर दो बेटर है, तो -1 माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये फाइनली आ गया के सिग्मा पाई, अगर वैल्यू डाले तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ये क्वेश्चन मैं क्यों कराया, क्योंकि आईआईटी ने एक और क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछा है, इसी न्यूमेरिकल पर बेस्ड, डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछा है उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, इसको आप समझ लिए हो, तो ये इसका बिल्डिंग ब्लॉक था उस क्वेश्चन का। तो उन्होंने एक और क्वेश्चन दिया है कि ये सेल है, इट इज़ ब्रोकन इनटू 2 पार्ट, और इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, रेडियस इसका आर जो भी मानना है मान लो। अब बोल रहा है कि नाउ दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ, इनको एक दूसरी है बाउल की तरफ, हेमी स्फेरिकल बाउल की तरह आप मान सकते हो, तो दोनों इस पर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और बोल रहा है कि दोनों तरह से कॉम्प्रेस करके इसको हम लोग रखे हुए हैं इन कांटेक्ट। सो व्हाट दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, बट दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, तो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, तो इसका 2 तरीका है, एक और मैं तरीका आपको बताऊंगा इसके जस्ट बाद। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा कि ये कैसे होगा। तो ध्यान दो, हम लोग क्या कहेंगे, अभी हमने एक हेमिस्फीयर के कारण इसके, और ध्यान दो ये जो हमने निकाला
हेमिस्फेयर के कारण इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, हर एक पॉइंट्स पर आप निकालोगे तो सेम वैल्यू आएगा। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, ठीक है, कि हर एक पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, ठीक है, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट जो हमने अभी देखा। तो अब ध्यान दो, और इस पर चार्ज है, हमने क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पर चार्ज है जिसको वो रिपेल करेगा। तो ऑफ कोर्स ऑल चार्जेज आर नॉट लाइंग ऑन द, ये चार्जेस देखो दूर दूर पर है ना, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट दिस प्लेन। तो हम लोग इसका प्रोजेक्टेड सरफेस एरिया ले लेते हैं, इफेक्टिव चार्ज कितना है जिस पर कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्ट करेंगे। तो आप ध्यान से देखो तो ये स्फेयर का एक सर्कुलर प्रोजेक्शन आएगा, सर्कुलर पार्ट। तो हम लोग एफ कितना लिखेंगे, उस पर फोर्स कितना हो जाएगा, ई इंटू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। ई का वैल्यू अभी हमने देखा कितना, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर, यही आंसर है, आप देख लोगे एक बार जा करके, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2009 का शायद ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ओके। एक और तरीका है इसका बनाने का, कैसे हम लोग बनाएंगे, तो एक टर्म हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जान जाएंगे उसको। ये क्या है, मान लो अभी हमने पढ़ा था, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट है विथ चार्ज डेंसिटी सिग्मा, मान लो इस पर प्लस पॉजिटिवली चार्ज है विथ चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा। तो हमने पढ़ा था इसके विसिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हमने ये गॉस लॉ से देखा था। अब यहीं पर मैंने एक छोटा सा सरफेस एस दे दिया जिस पर कि चार्ज अगेन सिग्मा है, मान लो इस पर भी चार्ज सिग्मा है, सरफेस एरिया एस है। तो और दिस सरफेस इज पैरेलल टू दिस लार्ज सीट, इस लार्ज सीट के पैरेलल है। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा बताओ, फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज क्यू, जितना इस पर होगा, विच इज ई इंटू क्यू इज इक्वल टू नथिंग बट सिग्मा इंटू एस होगा। और ई कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू एस। सो दिस इज योर फोर्स। नाउ हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो प्रेशर इस पर कितना होगा बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ऑफ कोर्स दिस अगर ये पैरेलल है तो फोर्स विल बी नॉर्मल टू दिस, इस पर नॉर्मल ही लगेगा, ठीक है। तो हम लोग प्रेशर क्या बोलेंगे, पी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डाटा आप माइंड में रखोगे, कहीं कहीं पूछा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ध्यान दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इतना हुआ, और यहाँ भी क्या है, कर्व्ड सीट है, ठीक है। तो हम लोग मान करके चलेंगे क्या, क्योंकि ध्यान दो एक कंसेप्ट है कि इस पॉइंट पर आप इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मान लो कि जैसे यहाँ पर ये बड़ा सा आपको जो बोर्ड दिख रहा है, इसके नियर बाई में पॉइंट रखो, तो इस पॉइंट की क्या है कि एंगल ऑफ विजन इज हाउ मच, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड एंगल ऑफ कवरेज कह सकते हो, दिस इज 2 पाई। अगर हम लोग सॉलिड एंगल की बात करें तो 2 पाई हो जाएगा एक नियर बाई पॉइंट्स के लिए। और सिमिलरली अगर जो हम लोग हेमिस्फेयर लेते हैं तो वो भी सिमेट्रिक है, एक अगर जो हम लोग हेमिस्फेयर लेते हैं यहाँ पर, तो इस पॉइंट के लिए भी सिमेट्रिक है, और इसका भी एंगल ऑफ कवरेज कितना हो रहा है, 2 पाई। सिलेंडर, ध्यान देना सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो गए, सॉलिड एंगल का एंगल ऑफ कवरेज कितना है, 2 पाई। तो दोनों सिमिलर केस है, मतलब कि दोनों केस में लगभग हम लोग मान के चल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है वो सेम होगा। तो प्रीवियस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी हम लोग जैसा कि हमने देखा, और ऑफकोर्स ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। पॉइंट इज दैट कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है कहीं भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोजेक्टेड एरिया भी मैंने आपको बताया कि दूसरा पार्ट जो इधर है इसका प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ पर कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। चार्ज है, डेंसिटी है सिग्मा, तो चार्ज इतना क्यू हो गया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान दो प्रेशर इतना है, और इस प्रेशर के अगेंस्ट हमने फोर्स लगा रखा है टू होल्ड इट। तो फोर्स कितना होगा बताओ, पी इंटू आप ए बोलते हो, आ रही बात समझ में, तो करके देख लो कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर
भाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप कहोगे सर वहाँ पर तो 4 एप्सिलॉन नॉट आया था, यहाँ पर तो आपका 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। लेकिन ध्यान दो, आपसे तो प्रोपोर्शनलिटी पूछा है ना, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से सेम चीज़ आ गया। आ रही बात समझ? क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट हम लोग डाटा नहीं कैलकुलेट सकते हैं। पॉइंट इज दैट कि वी कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, सो आई बिलीव कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। अब बात क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पर बेस्ड क्वेश्चन तो पूछ दिया है अभी, जैसे कि हमने देखा ये क्वेश्चन आईआईटी में ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है, शायद 2011 या 2010 में, आप देख लोगे एक बार। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक टेंशन भी बनाया जा सकता है। सिमिलरली वी कैन डिफाइन, बट दैट इज टिल द टाइम दिस हैज नॉट बीन आस्क्ड। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे बताओ? इनफाइनाइटली लॉन्ग हम लोग मान लो कि वायर ले लेते हैं विथ लाइन चार्ज डेंसिटी, हम लोग फिर से वही लेंगे लैम्डा। लैम्डा इज द लाइन चार्ज डेंसिटी। तो इससे डी डिस्टेंस पर आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें पता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर एक मैं वायर रख दिया जिस पर कि अगेन इट इज़ लीनियरली चार्ज्ड लैम्डा और इसकी लेंथ एल है। तो इस पर फोर्स कितना होगा? फिर से हम लोग जैसा चल रहे हैं, क्यू ई, क्यू कितना होगा? लैम्डा इंटू एल। तो लैम्डा इंटू एल इंटू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ विच इज सरफेस टेंशन, याद करो सरफेस टेंशन हम लोग क्या डिफिनेशन किए थे? इट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन। तो यहाँ पर ध्यान दो, लाइन के परपेंडिकुलर है ये फोर्स, ओके। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक सरफेस टेंशन कह सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक सरफेस टेंशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक टेंशन इज दिस इज इक्वल टू नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, एंड दिस इज इक्वल टू क्या? लैम्डा स्क्वायर बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ओके। अब इस क्वेश्चन का क्या उपयोग कर सकते हैं? जैसे अभी उन्होंने वो दिया था, तो अब आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, एक रिंग है, एक रिंग वायर है विथ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम दिया लैम्डा। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन दिस। रेडियस इसका आर मान लो। अब बोल रहा है कि बताओ व्हाट इज द टेंशन इन द वायर। ये वायर है जिस पर कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो व्हाट इज द टेंशन इन द वायर होगा ना, ये आपस में क्या होगा? इट विल बी टेंस्ड। सारे एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, इट विल ट्राई टू बी टेंस्ड। इस पर सब जगह देखो नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन फोर्सेस किधर होंगे? दे विल बी परपेंडिकुलरली एक्टिंग लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक टेंशन, तो ध्यान दो हम लोग 11th क्लास में ऐसे केसेस में पढ़े थे। यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ कि कैसे बनेगा। तो ये माइंड में रखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक टेंशन थोड़ा याद रखोगे इस पॉइंट को। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हमने अभी आपको बताया, उसको अप्लाई कर सकते हैं हम लोग कहीं भी। तो सी अब मान लो कि T, अगर इसमें सपोज करो T इज़ द टेंशन, मान लेते हैं कि T इज़ द टेंशन इन द वायर, और ये आपका सरफेस टेंशन है, ध्यान देना। हालांकि ये सरफेस टेंशन चैप्टर में हम लोग पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। तो इसका 2 कंपोनेंट होगा। कहीं पर भी आप अगर DL लेंथ लेते हो इसका, ध्यान दो, ये थीटा एंगल पर हमने डी थीटा अगर एंगल ले रखा है, तो यहाँ पर जो DF फोर्स आएगा, ध्यान देना, DF फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल अपवर्ड, एक इधर कंपोनेंट होगा, ठीक है। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है DF, ये थीटा है तो ये भी आपका एंगल थीटा है, तो DF साइन थीटा। यहाँ भी सिमिलरली इधर भी आ गया तो DF साइन थीटा आएगा, जो कि कैंसिल हो जा रहा है, एंड DF कॉस थीटा ओनली विल गेट एडेड। DF कॉस थीटा यहाँ सब जगह ऐड होगा, ठीक है। तो और ये DF कितना होगा बताओ? दिस विल बी इक्वल टू S इंटू लेंथ कितना है? RD थीटा, S इंटू RD थीटा, ठीक है। एंड अगर लेंथ DL रखो
ठीक है। तो हम लोग नेट फोर्स निकालना है, तो एफ नेट क्या लिखोगे, हमारा डी एफ कॉस थीटा ही ये जो आपका और डी एफ कॉस थीटा ही रखो, डी एफ कॉस थीटा, यही कंपोनेंट ऐड हो रहा है, तो एफ नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा हम लोग कह देंगे डायरेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक ध्यान दो, कहाँ से कहाँ तक जाओगे, जीरो से लेकर के हम लोग को जाना होगा, या हम लोगों ने ऐसा एंगल लिया यहाँ से, वी हैव, ध्यान देना, वी हैव टेकन एंगल फ्रॉम हियर, तो इधर होगा प्लस और इधर हो गया माइनस, ठीक है। तो -π/2 से +π/2 तक, ठीक है। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन हम लोग जानते हैं, तो एस आर इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा -π/2 से π/2, दिस विल बिकम इक्वल टू व्हाट, 2SR, ठीक है। सो दिस इज द टोटल एंड दिस नेट फोर्स ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन विल बी बैलेंस्ड बाई 2T। तो एफ नेट इज इक्वल टू 2S इंटू आर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू टी, तो T इज इक्वल टू क्या हो गया, S इंटू आर। सो दिस इज द टेंशन इन द वायर, और S का वैल्यू आपको पता है, तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पर D की जगह R होगा इस केस में हमने, ठीक है। तो T इक्वल टू एस आर है, और ये यहाँ पर S का वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे तो क्या होगा, ध्यान देना, R और R कैंसिल हो जाएगा, तो λ²/2πε0, ठीक है, λ²/2πε0। तो अब ध्यान देना, ये भी जो है टेंशन इन द वायर, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द वायर। अगेन ये पूछा जा सकता है आपके कि टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू, तो एटलीस्ट प्रोपोर्शनलिटी तो हम लोग बता सकते हैं कि T इज प्रोपोर्शनल टू λ²/πε0, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन बी आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम हियर, और ये अभी तक कहीं नहीं दिया हुआ है, दिस इज वेरी न्यू कंसेप्ट, ठीक है। मैं इसको कह सकता हूँ ट्रेस बैक करके कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उस पर बेस्ड मैंने इसको स्पेकुलेट किया है एंड आई प्रेजेंटेड यू। और ध्यान देना, ये हम लोगों ने सरफेस टेंशन में ये चीज़ पढ़ा था ऑलरेडी, ठीक है, द सेम फार्मूला। और ध्यान देना है, दिस फार्मूला विल बी यूटिलाइज्ड इन योर मैग्नेटिज्म। हम लोग जब मैग्नेटिज्म देखेंगे आगे जाकर के, तो वहाँ पर भी ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है सर। तो ध्यान देना, क्या है ना कि फिजिक्स में ऐसा कुछ नया करने को नहीं है, सेम कंसेप्ट को अलग अलग जगह पर यूटिलाइज किया जा रहा है। ये कंसेप्ट है सरफेस टेंशन का, और कोई भी टीचर सरफेस टेंशन से आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टेट में यूज कर लिए, एंड द सेम कंसेप्ट कैन बी यूटिलाइज इन द मैग्नेटिज्म ऑल्सो, ठीक है। अब वही है कि आप इस चीज़ को जानते हो लेकिन इस चीज़ को नहीं जानते थे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। और किन्हीं को अगर कोई डाउट है, कुछ कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताओगे, ठीक है, सो दैट आई कैन गेट यू बैक एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर इट। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो अच्छे लगे तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।